हार देख आपके नेता इतने बौखलाए हुए हैं कि वो अपनी मुसीबत खुद ही बढ़ा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह और पार्टी के दूसरे नेता अभी से ही तिलमिला गए हैं। अरविंद केजरीवाल अभी से ही चुनाव आयोग पर सवाल उठाने लगे हैं। अरविंद केजरीवाल जो कर रहे हैं उससे सब हैरान हैं, लेकिन अब वो एक्सपोज हो गए हैं। आम आदमी पार्टी की चालबाजी पकड़ ली गई है। नतीजों से पहले बीजेपी के खिलाफ आपके नेता उनके नेताओं को 15 करोड़ का ऑफर देने का आरोप लगा रहे थे। साथ ही चुनाव आयोग के खिलाफ भी चाले चल रहे थे। लेकिन जिस तरह से एसीबी केजरीवाल और आपके नेताओं के खिलाफ एक्शन में है, उसी तरह चुनाव आयोग ने सबूत के साथ अरविंद केजरीवाल को एक्सपोज कर दिया है। अरविंद केजरीवाल चुनाव आयोग को बदनाम करने के लिए आरोप लगा रहे थे, जिसमें उनकी ओर से दावा किया गया था कि अनुरोध के बावजूद चुनाव पैनल ने फॉर्म 17C अपलोड करने से इनकार कर दिया है, जिसमें प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में प्रति बूथ पर पड़े वोटों की संख्या शामिल है। वहीं अरविंद केजरीवाल के दावों के जवाब में चुनाव आयोग के दिल्ली कार्यालय ने स्पष्टीकरण देते हुए कहा है कि चुनाव संचालन नियम 1961 के नियम 49S के अनुसार सभी पीठासीन अधिकारियों ने मतदान के दिन 5 फरवरी 2025 को मतदान केंद्र पर मौजूद प्रत्येक मतदान एजेंट को फॉर्म 17C में दर्ज वोटों का लेखा जोखा प्रस्तुत किया। एक्स पर अरविंद केजरीवाल के पोस्ट का जवाब देते हुए चुनाव आयोग ने जोर देकर कहा है कि वर्तमान दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में प्रत्येक मतदान केंद्र पर नियम का पालन किया गया है। नतीजों से पहले जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने चुनाव आयोग को बदनाम करने की कोशिश की है, उसमें वो एक्सपोज हो गए हैं। इस खबर में आगे आपको बताएंगे सब कुछ डिटेल में कि कैसे अरविंद केजरीवाल की बढ़ गई है मुश्किलें और कैसे एसीबी ने दिया है आपको जोर का झटका। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। दर्शकों, दिल्ली में वोटिंग के बाद आम आदमी पार्टी और बीजेपी अपनी अपनी सरकार बनाने का दावा कर रही हैं, जबकि कई एजेंसियों के एग्जिट पोल्स में बीजेपी को बढ़त मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसी बीच आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाते हुए ये कहा कि हमारे उम्मीदवारों को लगातार फोन आ रहे हैं, उन्हें आम आदमी पार्टी छोड़ के उनकी पार्टी में शामिल होने की बातें कही जा रही हैं और हर किसी को 15-15 करोड़ रुपए देंगे, ये भी कहा जा रहा है। केजरीवाल ने एग्जिट पोल्स पर प्रतिक्रिया देते हुए एक्स पर लिखा, कुछ एजेंसीज दिखा रही हैं कि गाली गलौज पार्टी की 55 सीटों से ज्यादा वोट आ रही है। पिछले 2 घंटे में हमारे 16 उम्मीदवारों के पास फोन आए हैं कि आम आदमी पार्टी को छोड़कर उनकी पार्टी में आ जाएं, मंत्री बना देंगे और हर किसी को 15-15 करोड़ रुपए भी देंगे। केजरीवाल ने आगे लिखा कि अगर इनकी पार्टी की 55 से ज्यादा सीटें आ रही हैं तो हमारे उम्मीदवार को फोन करके ये सब कहने की क्या जरूरत है। जाहिर तौर पर ये फर्जी सर्वे करवाए जा रहे हैं ताकि ये माहौल बनाकर कुछ उम्मीदवारों को तोड़ लें, पर गाली गलौज वालों हमारा एक भी आदमी नहीं टूटेगा। वहीं केजरीवाल ने पहले आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने दावा किया कि हमारे 7 विधायकों को बीजेपी से फोन आया, जिन्होंने उन्हें आम आदमी पार्टी छोड़ने और बीजेपी में शामिल होने के लिए 15 करोड़ रुपए देने की पेशकश की। हमने विधायकों से ऐसी ऑडियो कॉल रिकॉर्ड करने और इसके बारे में शिकायत करने के लिए कहा है। अगर कोई उनसे मिले तो छिपे हुए कैमरे में उनका वीडियो भी बना ले। वहीं इस मामले पर आम आदमी पार्टी नेता फंस गए हैं। अब एसीबी में जांच शुरू कर दी है। दिल्ली के एलजी ने आदेश दिया है कि इस मामले में जल्द से जल्द जांच की जाए। ऐसे में अब केजरीवाल, संजय सिंह और आम आदमी पार्टी के दूसरे नेताओं को ये आरोप जो लगा रहे हैं उनसे पूछताछ की जाएगी। बीजेपी का कहना है कि इस बार आम आदमी पार्टी को हम छोड़ेंगे नहीं। बीजेपी ने शिकायत कर दी है। उनका कहना है कि इस मामले को लेकर आम आदमी पार्टी के नेताओं को माफी मांगनी चाहिए। वहीं बीजेपी का ये भी कहना है कि इस बार आम आदमी पार्टी के नेताओं को भागने नहीं देंगे। आम आदमी पार्टी के नेताओं की आदत है कि वो आरोप लगाकर भाग जाते हैं। अरविंद केजरीवाल और पार्टी के नेताओं ने बीजेपी पर कई आरोप लगाए। कई बार दावा किया कि बीजेपी आपके विधायकों को करोड़ों रुपए का ऑफर दे रही है। अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह के अलावा आतिशी सहित आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं ने आरोप लगाए थे। कभी वो आरोप लगाते हैं कि बीजेपी 25 करोड़ का ऑफर दे रही है तो कभी 15 करोड़ का, लेकिन अब तक वो कोई सबूत नहीं दे पाए हैं। अगर वाकई बीजेपी की तरफ से ऑफर आ रहे हैं तो आम आदमी पार्टी को इसको लेकर सबूत देने चाहिए। वहीं अरविंद केजरीवाल अब चुनाव आयोग पर भी सवाल उठा रहे हैं। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि माहौल क्या है और बीजेपी की जीत लगभग तय है। यही वजह है कि अब आम आदमी पार्टी के नेताओं ने चुनाव आयोग पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। आम आदमी पार्टी को अब हार साफ साफ दिख रही है। यही वजह है कि उनकी बौखलाहट बढ़ती जा रही है। दर्शकों, सब जानते हैं कि विपक्ष की ये आदत है कि जब वो हार रहे होते हैं तो चुनाव आयोग और ईवीएम पर सवाल उठाने लगते हैं।
वहीं अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एसीबी भी एक्शन में है और एसीबी की टीम जब अरविंद केजरीवाल के घर पहुंची तब वो सामने आए ही नहीं। अगर अरविंद केजरीवाल के पास सबूत है तो उन्होंने एसीबी को क्यों नहीं दिया? क्यों वो सिर्फ सोशल मीडिया पर ही आरोप लगा रहे थे? लेकिन अब वो मुश्किल में फंस गए हैं। दर्शकों, दिल्ली में शनिवार को रिजल्ट डे है और उससे पहले ही पार्टियों के बीच सियासी घमासान शुरू हो गया है। वार पलटवार हो रहे हैं। पहले अरविंद केजरीवाल ने अपने 70 प्रत्याशियों संग बैठक की और बीजेपी पर खरीद फरोख्त का आरोप लगाया। फिर बीजेपी ने बैठक बुलाई और तय हुआ कि उपराज्यपाल वीके सक्सेना से आपके आरोपों की जांच करने की मांग की जाएगी। वहीं बीजेपी की शिकायत के बाद एलजी ने जांच के आदेश दिए और एलजी के निर्देश के बाद एसीबी की टीम अरविंद केजरीवाल के घर पहुंची, लेकिन एसीबी की टीम से अरविंद केजरीवाल मिले ही नहीं। एसीबी की टीम के केजरीवाल के घर के बाहर पहुंचते ही आम आदमी पार्टी की लीगल टीम के कुछ वकीलों ने उन्हें अंदर जाने नहीं दिया। आम आदमी पार्टी की लीगल टीम के लोग एसीबी के अधिकारी से बहस करने लगे। अगर वाकई बीजेपी ने आपके नेताओं को ऑफर दिया है तो उन्हें सबूत देने चाहिए थे, लेकिन वो एसीबी पर ही भड़क गए। वहीं एसीबी के हरकत में आने के बाद संजय सिंह एसीपी के दफ्तर जाकर अपनी शिकायत दी। हालांकि मीडिया ने जब संजय सिंह से पूछा कि आपने क्या सबूत दिया, तब संजय सिंह ने कहा कि हमने शिकायत दी है, एसीबी का काम है जांच करना, जांच के बाद सबूत बाहर आएंगे। वहीं एसीबी की टीम ने अरविंद केजरीवाल को नोटिस दिया है और उनसे कई सवाल पूछे हैं। वहीं केजरीवाल द्वारा सबूत नहीं दिए जाने के बाद एसीबी ने नोटिस जारी कर केजरीवाल से पूछा है कि सोशल मीडिया के जरिए इस तरह से भ्रम फैलाने के लिए आपके खिलाफ कार्रवाई क्यों न की जाए, जिससे दिल्ली के लोगों के बीच तनाव फैल सकता है। वहीं दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल ने चुनाव आयोग पर निशाना साधा है। अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर ट्वीट कर लिखा है कि कई अनुरोधों के बावजूद चुनाव आयोग ने फॉर्म 17C और प्रत्येक विधानसभा में प्रति बूथ डाले गए वोटों की संख्या अपलोड करने से इनकार कर दिया। आम आदमी पार्टी ने एक वेबसाइट बनाई है जहां हमने हर विधानसभा के सभी फॉर्म 17C अपलोड कर दिए हैं। इस फॉर्म में हर बूथ पर पड़े वोटों का पूरा ब्यौरा है। वहीं अरविंद केजरीवाल ने आगे ये भी लिखा है कि ये कुछ ऐसा है जो चुनाव आयोग को पारदर्शिता के हित में करना चाहिए था, लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि वे ऐसा करने से इनकार कर रहे हैं। कुल मिलाकर देखें तो जिस तरह से आम आदमी पार्टी के नेता बेचैन है, उससे साफ है कि उन्हें सत्ता से बाहर होने का डर सता रहा है। मतदान के बाद एग्जिट पोल में बीजेपी की जीत देख आम आदमी पार्टी के नेता जो कर रहे थे उसका खुलासा हो गया है। दर्शकों, आम आदमी पार्टी की हालत खराब हो चुकी है। जैसा कि पहले से ही अनुमान था कि इस बार दिल्ली की लड़ाई त्रिकोणीय है, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को मिल सकता है। इसका असर भी होता दिख रहा है। दिल्ली के मतदान के बाद जितने भी एग्जिट पोल सामने आए हैं उसमें एक बात बड़ी कॉमन है और वो है कि किसी भी तरह से आम आदमी पार्टी की धोखे वाली झाड़ू इस बार नहीं चलती दिख रही। जनता ने इस बार दिल्ली में भगवा लहराने का पूरा मन बना लिया है। एग्जिट पोल में तो अभी तक यही दिख रहा था। इस बार दिल्ली के मतदाता ने सोचा होगा कि 2029 तक तो केंद्र में बीजेपी की सरकार है ही, क्यों ना इस बार बीजेपी को ही वोट दे दिया जाए, जिससे दिल्ली के भीतर काम हो सके, ना कि विकास के नाम पर बहानेबाजी हो। शायद इसीलिए दिल्ली के लोगों ने आम आदमी पार्टी की सरकार को पूरी तरह से नकार दिया। लेकिन जैसे ही एग्जिट पोल सामने आए, आम आदमी पार्टी कहने लगी कि हमेशा एग्जिट पोल आम आदमी पार्टी के खिलाफ ही होते हैं। दर्शकों, इस बार दिल्ली में मतदान के बाद जितने भी एग्जिट पोल आए, सबने कह दिया कि दिल्ली के भीतर भगवा लहराने वाला है। तमाम सभी एग्जिट पोल्स ने ये कहा कि बीजेपी को 38 से 60 तक की सीटें मिल सकती हैं, वहीं आम आदमी पार्टी को 25 से 40 मिल सकती हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी का कहना है कि ये आंकड़े गलत हैं और आम आदमी पार्टी के फेवर में कभी भी एग्जिट पोल नहीं होते। लेकिन हम आपको बताते हैं कि 2020 में एग्जिट पोल में क्या कुछ हुआ था। 2020-2015 के ज्यादातर एग्जिट पोल्स में आम आदमी पार्टी को बम्पर सीटों का अनुमान जताया गया था। एग्जिट पोल्स में जिस तरह के आंकड़े सामने आए थे, नतीजों में भी वैसा ही देखने को मिला था। उस समय सभी एग्जिट पोल्स ने दिल्ली में केजरीवाल की सरकार बनने का दावा किया था। पिछले चुनावों पर नजर डाली जाए तो 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने जीत दर्ज की थी। उस समय आए एग्जिट पोल्स के ज्यादातर नतीजों में आम आदमी पार्टी को जीत का अनुमान जताया गया था। 2020 चुनाव में टाइम्स नाउ के एग्जिट पोल में आम आदमी पार्टी को 47, बीजेपी को 23 का दावा मिला था। एबीपी न्यूज सी वोटर के सर्वे में आम आदमी पार्टी को 56 सीटें, बीजेपी को 12 सीट और कांग्रेस को 2 सीटों का अनुमान जताया गया था। इंडिया न्यूज नेशन के एग्जिट पोल में आम आदमी पार्टी को 55, बीजेपी को 14, कांग्रेस को 1 सीट का अनुमान मिला था। अब बात 2015 की करते हैं।
साल 2015 के दिल्ली चुनाव की बात करें तो उस समय ज्यादातर एग्जिट पोल्स ने आम आदमी पार्टी को बढ़त के आसार दिखाए थे। इन एग्जिट पोल्स में आम आदमी पार्टी को बहुमत पाने का अनुमान जताया गया था। सी वोटर के एग्जिट पोल में आम आदमी पार्टी को 31 से 39 सीटें, बीजेपी को 27 से 35 सीटें और कांग्रेस को 2 से 4 सीटों का अनुमान जताया गया था। एबीपी निल्सन के सर्वे में आम आदमी पार्टी को 39, बीजेपी को 28, कांग्रेस को 3 सीटों का दावा किया गया था। न्यूज नेशन ने आम आदमी पार्टी को 41, बीजेपी को 27, कांग्रेस को 2 सीटों का अनुमान जताया था। यानी कि जब पोल फेवर में थे तो पोल अच्छे थे और अब अंगूर खट्टे हैं। दर्शकों, 2015 से 2025 के चुनाव में सभी एग्जिट पोल्स ने यह दावा किया था कि आम आदमी पार्टी की ही सरकार बनेगी और बना भी ली गई। तभी तो आम आदमी पार्टी के नेताओं ने एग्जिट पोल पर सवाल नहीं उठाए। लेकिन इस बार एग्जिट पोल बीजेपी के पक्ष में है तो आम आदमी पार्टी के नेता अपने मन को बहलाने के लिए इस पर सवाल उठा रहे हैं। दर्शकों, राहुल गांधी को एक बात तो समझ में आ चुकी है कि देश के लिए पीएम मोदी जरूरी है। वो जनता को कितना ही भ्रम में डाल दें, उनको ये भी समझ में आ गया है कि देश की धड़कन में सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी ही बसे हैं। जिस तरह से राहुल गांधी और कांग्रेस पीएम मोदी को गरियाते रहे हैं, फिर भी कांग्रेस को हरियाणा और महाराष्ट्र में अप्रत्याशित हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद से पीएम मोदी पर राहुल गांधी के तेवर अब ढीले हो रहे हैं, जिनकी बानगी अब देश की संसद में भी देखने को मिल रही है। राहुल प्रधानमंत्री मोदी की राजनीति और उनकी नीतियों के सामने हथियार डालते दिखे, जिसके बाद राहुल गांधी ने भरी संसद में माफी भी मांगी। राहुल ने यहाँ तक कह दिया कि पीएम मोदी अच्छा काम कर रहे हैं। मतलब जो राहुल गांधी पीएम मोदी को देखना तक नहीं चाहते थे, उन पर खूब हमले करते थे, डंडे से पीएम मोदी की पिटाई होगी ऐसी बातें करते थे, अब बदले बदले नजर आ रहे हैं। गांधी को अब प्रधानमंत्री मोदी की ताकत समझ में आ गई है कि पीएम मोदी कितने लोकप्रिय नेता है। दर्शकों, 4 जून 2024 को लोकसभा चुनाव नतीजों में कांग्रेस पार्टी की सीटें बढ़कर 99 होने के बाद और आक्रामक हुए राहुल गांधी क्या विधानसभा चुनाव में मिले झटकों के बाद बदल गए हैं? हरियाणा और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनावों ने कांग्रेस के खेमे में लोकसभा चुनाव से खुशी छीन ली थी। ऊपर से गठबंधन के साथी दलों ने जैसा व्यवहार दिखाया वो पार्टी दिग्गजों की नींद उड़ाने के लिए काफी था। क्या इसका असर राहुल गांधी की सोच समझ पर भी हुआ है? बजट सत्र की शुरुआत में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर लोकसभा में बोलते हुए गांधी बदले बदले नजर आए। चलिए राहुल गांधी के भाषण से वो कुछ बिंदु निकालते हैं और उनमें आए बदलाव के प्रतीक समझने की कोशिश करते हैं। यूपीए सरकार और न ही एनडीए सरकार ने देश के युवाओं को रोजगार पर सवालों के स्पष्ट जवाब दिए। ऐसा बहुत कम होता है कि कोई अपनी ही पार्टी की सरकार की कमी संसद में सार्वजनिक तौर पर स्वीकार करे। गांधी ने कहा कि सरकार यूपीए की हो या फिर एनडीए की, बेरोजगारों की कोई नहीं सुनता। मेक इन इंडिया अच्छी पहल थी लेकिन फेल हो गई। मैं नहीं कहूंगा कि प्रधानमंत्री ने मेक इन इंडिया को सफल बनाने के लिए प्रयास नहीं किया, लेकिन वो इसमें असफल भी रहे। राहुल ने मेक इन इंडिया पहल को असफल बताते हुए प्रधानमंत्री की मंशा पर सवाल खड़ा नहीं किया, बल्कि उन्होंने ये माना कि पीएम ने प्रयास तो किए ही होंगे। भारत को उत्पादन पर पूरा ध्यान देना होगा। अगर हम सिर्फ खपत पर ध्यान देंगे और उत्पादन पर नजर नहीं रहेगी तो हम भारी घाटे में जाएंगे। राहुल गांधी ने उत्पादन और खपत पर देर तक बोला, लेकिन सरकार की आलोचना की जगह उनका जोर उनके विजन पर था। राहुल ने कहा कि मैं वाजपेयी का सम्मान करता हूं, लेकिन उन्होंने कंप्यूटर के बारे में कहा था कि भारत में इसकी कोई जरूरत नहीं है। कंप्यूटर क्रांति को लेकर अटल बिहारी वाजपेयी पर उन्होंने कटाक्ष किया, लेकिन उन्होंने ये भी जोड़ा कि वो वाजपेयी का सम्मान करते हैं। फिर चीनी सैनिकों के भारतीय सीमा में घुसने के सवाल पर पीएम मोदी और भारतीय सेना के विरोधाभासी बयानों के राहुल के दावे पर भी विवाद हुआ। सत्ता पक्ष ने राहुल के इस दावे को आधारहीन बताया तो राहुल ने फिर से रस्साकशी करते हुए बयान में बदलाव का रास्ता चुना। राहुल गांधी ने अपनी बात दूसरे तरीके से रखी। राहुल गांधी ने अपने भाषण का अंत जिन शब्दों से किया वो भी उनके बदले मिजाज की ओर संकेत करते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि ये महत्व रखता है कि जब आप देश को रास्ता दिखाते हैं तो एक स्पष्टता होनी चाहिए, उद्देश्य की स्पष्टता, जिसमें घृणा नहीं होती, हिंसा नहीं हो, साथ ही क्रोध नहीं हो, क्योंकि ये चीजें ही हमारे देश को बर्बाद करती हैं। राहुल ने आगे ये भी कहा कि इसीलिए मेरा भाषण क्रोध से भरा नहीं था, इसमें कोई चालाकी नहीं थी, बल्कि मैं अपने भाषण में पूरा विनम्र और उदार बना रहा। आखिर में उन्होंने उनके भाषण के दौरान पीएम मोदी के लोकसभा में मौजूदगी पर धन्यवाद भी दिया। कुल मिलाकर देखें तो लोकसभा चुनाव में 99 सीटें लाकर उछल कूद मचाने वाले गांधी हरियाणा और महाराष्ट्र में मिले झटके से फिलहाल शांत पड़े दिखाई दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें